नमस्कार। खबरों के खिलाड़ी के इस एक और खास अंक में आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आप सब इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वक्त डिजिटल दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित शो है ये, और उसकी बहुत बड़ी और सिंपल सी वजह यह है कि इसमें खबरों के खिलाड़ी खुद हिस्सा लेते हैं और खबरों का परीक्षण भी करते हैं और खबरों को लेकर वाद विवाद भी होता है। तो आज इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें रहीं उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस हफ्ते दो तीन चीज़ें जिस पर सबकी नज़र है। पहला तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई खड़गे साहब से और राहुल गांधी के साथ, तो कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक मुलाकात है ये बकौल राहुल गांधी। और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता अब सब मिलकर एक साथ होंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 2024 का। एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आई, जहां पर चुनाव के टिकटों को लेकर बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा सरफुटअव्वल देखने को मिल रहा है। बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार साहब नाराज चल रहे हैं, जगदीश शेट्टार। क्या बीजेपी इनको मना पाएगी, इस पर भी हम सबकी नजरें रहने वाली हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी वहां भी काफी ज्यादा धड़ेबाजी है। कांग्रेस के बड़े नेता अब तक प्रचार करने उस सो कॉल कर्नाटक में नहीं उतरे हैं, जहां के लिए कहा जा रहा है तमाम सर्वे में कि कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी से भारी दिखाई दे रहा है। क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब तक कर्नाटक नहीं पहुंचे हैं, किस बात के लेकर मन में संशय है, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक बाबू। हमारे साथ अवधेश जी हैं, अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप शो पे हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपका स्वागत है। बाकी सब तो हर हफ्ते आ रहे हैं, आपसे समय मिल पाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप कर्णिक जी हैं, अमरउजाला.com के संपादक हैं, और डॉक्टर प्रवीण तिवारी, हम सबके दोस्त और डिजिटल की दुनिया के एक बड़ा चेहरा जो रोज़ तमाम खबरों को, तमाम ट्रेंड्स को देखते रहते हैं। मैं पहला सवाल जयदीप आपसे करना चाहता हूँ, इसके पहले की चर्चा सबके लिए खोल दूँ। इस हफ्ते की आपके हिसाब से बड़ी खबर क्या रही? विपक्ष का जो सो कॉल्ड फोटो ऑप हुआ वो, या कर्नाटक में बीजेपी के अंदर जो सरफुटअव्वल है, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भाजपा को अमूल के घी और गुजरात की मिर्ची से नुकसान होना अपने घर के बागियों से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी जो पहली 190 की सूची आई है, उसके बाद आपने शुरुआत में ठीक कहा था कि जो जगदीश शेट्टार पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बगावत और उनके साथ कम से कम 6-7 और ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी बगावत है वो भारी पड़ सकती है। वो इसलिए भी है कि हिमाचल में तमाम मजबूती के बावजूद भी अगर भाजपा हारी है तो वो बागियों की वजह से हारी है। बागियों का जो खेल हिमाचल में खेला गया था वही खेल कर्नाटक, और ये ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण का द्वार कहा जाता है भाजपा के लिए कर्नाटक को, क्योंकि वही एकमात्र किला है जिसमें। पर कांग्रेस के अंदर तो डिफरेंसेस है, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार आपस में, आप जाके देखिए, बात विद्रोह की नहीं है, बात डिफरेंसेस की है। दूसरे और बल्कि पहले कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी भाव इस बार दिखाई है, 124 लोगों की लिस्ट बहुत पहले जारी करके बैठे हुए हैं, और सिद्धारमैया 2 जगह से लड़ना चाहते थे, उसमें केवल वरुणा के लिए उनको मना भी लिया है और उनको कह दिया गया सिर्फ वरुणा से लड़िए, 2 सीट से मत लड़िए। वो गए नहीं है बड़े नेता वहां पर, ये एक बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि भाजपा के मुकाबले अभी जिस तरीके से कांग्रेस ऑर्गेनाइज दिखाई दे रही है वो भाजपा के लिए चिंता का सबब है, और भाजपा के माथे पर चिंता के दक्षिण कर्नाटक उनके लिए बड़ा मुद्दा है। इसीलिए उन्होंने वो मुस्लिम आरक्षण को कम करके लिंगायत को और वोकालिगा को संतुष्ट करने की कोशिश की है। आप देखिए पूरा इतिहास, 20% वहां पे दलित है। वो जो दलितों का सेग्रीगेशन किया उन्होंने, टचेबल, नॉट टचेबल, लेफ्ट दलित, राइट दलित, और उसमें जो परसेंटेज बांटा है उसमें भयानक विद्रोह दलितों में हुआ है। ये 20% हमको इकट्ठा रहने दीजिए, हमको क्यों बांट रहे हो? 4% इसका, 6% इसका, कंबाइन। आपकी बात का जवाब अवधेश जी देना चाह रहे हैं कि जो कुछ मुद्दे नेता उठाते हैं आम जनता तक हर मुद्दा उसी रूप में नहीं जाता है, समझे? इसलिए हम इसको किसान खिलाफ हो गए, फलाना हो गए, वो नहीं। मूल बात जो कर्नाटक के चुनाव का है कि कर्नाटक का जो इस समय का नेतृत्व है वो अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन परिवार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। जो टिकट बटा है कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेताओं को वो टिकट स्वीकार नहीं है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये फैक्ट है। वहां चाहे शोभा करांदलजे हैं, मैं तो बहुत सारे, कल हमको कर्नाटक के एक नेता मिले थे तो उन्होंने जो मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे नहीं कि बहुत सारे जो पर्सनल चैट होते हैं ना वो दिखाए थे। अब वहां मान लीजिए अगर केंद्रीय जो संगठन मंत्री हैं वो किसी, उनकी चाहत अलग हो जाए, चीफ मिनिस्टर जो मुंबई है, सच बात यह है कि चीफ मिनिस्टर बनाने के बावजूद एक लीडरशिप की जो अथॉरिटी होती है वो मुंबई साहब काम नहीं कर सके पार्टी में, ये फैक्ट है। नाम उनको वो मिल गया है, तो अब उसमें कुल दारो मदार जो निर्भर कर रहा है इस समय कर्नाटक का चुनाव का, वो 3 आदमी पर। मुझे एक बात बताइए अवधेश जी, आप बहुत अच्छे से बीजेपी को और संघ परिवार को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
गुजरात में चुनाव के ठीक 1-1.25 साल पहले पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदला, सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि ये खबर थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई है और उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और उन दिनों में आम आदमी पार्टी भी वहां तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये काम कर्नाटक में क्यों नहीं किया गया? कर्नाटक में भी पूरा बदल देते, बोम्मई साहब बदले थे, सबको बदल देते, सब नए विधायक बना देते मंत्री। पहले तो मैं क्या वहां पर कंट्रोल नहीं है पार्टी का? क्या येदुरप्पा ही सबसे बड़ा कंट्रोल है वहां पर? पहले तो मैं एक चीज का पहले कर दूं, ठीक है, बीजेपी और आरएसएस को मैं जानता हूं, ठीक से जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और दुनिया के बाकी चीजों को मैं नहीं जानता हूँ। हम सबकी तुलना में बोल रहा हूं। तो नहीं, आप लोग भी जानते हैं, ऐसा कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। और जो है, जहां मैं बैठा हूं यही मैं दुनिया के हर विषयों पर लिखता रहा हूं, इसी अखबार में, वो चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, सब यहाँ यही लिखता रहा हूं। आपके पास मेरे आर्टिकल्स भी जाते हैं, तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि मैं उसको वो भी ठीक से जानता हूं। देखिए, ऐसा है कि गुजरात का जो वो कदम था, मैं उससे भी सहमत नहीं था। अगर आपने मेरे लेख आपके पास गए होंगे, जब मैंने उसको कहा था कि इसमें तो फिर वो भी हो गया कि जिसने अच्छा काम किया वो सोचेगा कि यहाँ अच्छा काम का कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे, तो बुरा काम किया वो भी गया। तो वो तो देखिए ऐसा है कि जब देखिए ये सब फैसले इसलिए इस सब बीजेपी में स्वीकार हो जाते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी के समानांतर कोई लीडर नहीं है। और ये ट्रेडिशन जो है ना, अगर नरेंद्र मोदी कल नहीं रहेंगे और पूरी कैबिनेट चेंज करनी पड़ेगी तो क्या विद्रोह होगा, ये सोचने की बात होती है ना। इसलिए उस प्रकार का कदम किसी पार्टी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव या अच्छे फलदायी नहीं थे। वो आपको हट कुछ सोलो, इसलिए मैं उससे सहमत नहीं था। कर्नाटक में दिक्कत यह है कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी येदुरप्पा जी जो है, येदुरप्पा जी से पूरी सहमति के साथ ही कोई कदम उठाना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीएस येदुरप्पा को भी कुछ बात के लिए सहमत कराया जाए। ऐसे लीडरशिप खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के आरोपी रहे येदुरप्पा साहब, पार्टी छोड़ के गए, हटाया गया, अब उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। नहीं, पार्टी यही आज भी उनकी इमेज पर दाग है। किसी के पास बंटवारे में भी येदुरप्पा जी की सबसे ज्यादा। येदुरप्पा कर्नाटक, येदुरप्पा के बगैर बीजेपी सोच नहीं सकता। इस समय इन्होंने प्रयास किया, मोदी जी ने प्रयास किया येदुरप्पा को किनारे लगाने का। प्रयास नहीं किया। तो देखिए, येदुरप्पा का येदुरप्पा के साथ येदुरप्पा को छोड़ के पूरी बात को सुनिए ना, साथ बोल रहे हैं। येदुरप्पा को रिप्लेस करने का प्रयास किया। येदुरप्पा जाना नहीं चाहते थे। 7 महीने पहली एक मीटिंग हुई, उन्होंने मना किया। उनको गवर्नर तक बनाने का प्रयास, उन्होंने मना किया। आप मुझे निकालना है तो निकाल दीजिए। फिर आखिरी ऑप्शन आया कि मेरे बेटे को सेटलमेंट करना है, तो उन्होंने परिवारवाद के नाम से बेटे को भी हाथ लगाने से मना किया। येदुरप्पा चले गए, येदुरप्पा बुरी तरह से नाराज हो गए। येदुरप्पा की स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनका स्टेटमेंट है कई बार पार्टी के विरोध में। उसके बाद लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। तब बीजेपी को रियलाइज हो गया कि येदुरप्पा के बगैर वहां लिंगायत, हर आदमी लिंगायत, कोई भी लिंगायत नेता नहीं हो सकता, येदुरप्पा ही लिंगायत का नेता है। उसके बाद येदुरप्पा को फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिए। अब येदुरप्पा के बर्थडे के लिए दिया दिखाई जाता है। जो येदुरप्पा या 8 दिन तक बैठे रहे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। हम सब रिपोर्टिंग करते थे कि येदुरप्पा रोज बैठे हुए पीएम मिल नहीं रहे। अब उसका झुक के नमस्ते। तो बात वही ना, विनेबिलिटी। पार्टी को लगा कि विनेबिलिटी अगर है तो येदुरप्पा पहली लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी येदुरप्पा के ग्रुप की है। तो क्या ये गलत है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, अब ये इनका विश्लेषण है। इसमें एक तो 8 दिन बैठे रहे प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए, तो ये फैक्ट नहीं था, ये मीडिया की खबर थी। वो बहुत कारणों से बैठे रहे। पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी जब 2000 कारण ही बताइए किस कारण से बैठे रहे। सुनिए, पहले सुनो ना भाई, 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके पहले उन्होंने येदुरप्पा से बात की कि कर्नाटक में आपको एक्टिव होना है, आपको पार्टी में सक्रिय होना है, और उस चीज को उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने सॉल्व किया कि पूरी तरह आपके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव 2024 हम लड़ेंगे। तो उनको तो लेके आए थे, उनको मनाया था, कोशिश किया था, वो सारा कुछ नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया था। तो नरेंद्र मोदी येदुरप्पा को मिलेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी का ये पॉलिटिक्स भी नहीं है कि किसी को ये मैसेज दे कि इनसे हम मिलना नहीं चाहते, ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं है। आपने एक बात बड़ी साफ की, ये बोम्मई साहब से समझ नहीं पाया। नहीं, तो साहब के तो सब जानते हैं इसको। अगर मैं कोई सब जानते कैसे कह सकते? मान लीजिए जीत गया कल चुनाव, तो नहीं, चुनाव जीत गया बीजेपी, तो दोनों बातें। देखिए, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव जीतता रहा, इसका ये मतलब नहीं था कि लालू का शासन बहुत अच्छा हो गया। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। चुनाव जीतने के कई फैक्टर किया आप ही ने, हमने तो एग्जांपल दिया। चुनाव जीतने और हारने के कई फैक्टर होंगे कर्नाटक में। नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है, येदुरप्पा एक बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस कितने मनोयोग से लड़ती है, उसके कैंडिडेट्स
देश, ये एक बड़ा फैक्टर होगा, वहां कई चीजें निर्भर करेगी, देश का वातावरण। मध्य प्रदेश में गौर साहब घर बैठे थे और एक ऐतिहासिक रैली में भोपाल में गौर साहब को स्टेज पे लाके प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगली बार गौर साहब आपका टाइम है, ये बोला था। उसके बाद गौर साहब बेचारे टिकट भी नहीं पा पाए। राजनीति है, यही तो क्या आपको। प्रवीण मैं आ रहा हूँ। जीत रही नहीं जीत रही बीजेपी कर्नाटक बीजेपी जीत रही कि नहीं जीत रही? ये तो अब तो बहुत करीब है चुनाव और परिणाम दोनों ही। ये इसी जगह मैं कह चुका हूं कि कर्नाटक का परिणाम अभी खुला हुआ है। बीजेपी अपना घर संभालेगी तो बेहतर कर सकती है, अभी घर नहीं संभल रहा है बीजेपी का। बीजेपी मैंने जनता कोई बीजेपी के बिल्कुल आक्रोश में खड़ा हो, ये स्थिति नहीं है। जो बीजेपी के विरोधी हैं वो विरोध में है, नॉर्मल जनता अपने यहाँ के लीडर जो विद्रोह है उससे प्रभावित। आपने बात कह दी, हमको समझ में आ गई। जयदीप, क्या ये बात अवधेश जी की कि बीजेपी मुश्किल में है, ये मान रहे हैं अंदर ही अंदर कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल गया है? नहीं, निकला तो नहीं है, उसमें मैं जरूर कहूंगा, लेकिन कठिन है। और भाजपा इस बात को अच्छे से जानती है कि चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, तभी लिस्ट में टाइम लगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री के भी और अमित शाह के भी जो दौरे हुए हैं, पूरे अलग अलग जितनी भी सीटों पर हुए वो सारी या तो दक्षिण कर्नाटक की मैसूर वाले क्षेत्र की सीटें हैं और हाँ वो उसी लिए, और क्योंकि वहां पे जेडीएस का प्रभाव ज्यादा है, वो चाह रहे हैं कि जेडीएस जिस तरीके से पिछली बार सत्ता में भागीदारी के लिए सहयोगी बना कांग्रेस के लिए और उसने टूट फूट करनी पड़ी वापिस जब आए, वो सभी को मालूम है, वो पिछला नाटक। तो भाजपा के माथे पर चिंता की लकीर है। भाजपा को ये मालूम है कि काम आसान नहीं है, और जो अभी सारी बातें वानखेड़े जी और अवधेश जी कह रहे थे वो भी इसीलिए हुआ है कि उनको मालूम है येदियुरप्पा को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि पहला जो लिस्ट आई और काफी बड़ी लिस्ट 189 की लिस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव येदियुरप्पा का ही है। लेकिन अवधेश जी की जो बात थी, ये चुनौतीपूर्ण है पूरा, भाजपा इसको अच्छे से जानती है और जिस तरह के प्रयास वहां पर कर रही है, लिस्ट आने में भी देरी हो, लिस्ट आने के बाद इतनी सोची समझी लिस्ट के बाद भी इतनी बड़ी बगावत सामने आई उसमें, और उस बगावत को अब थामना। अब बात हो रही है कि जगदीश शेट्टार को टिकट दिया जाएगा, दूसरी पार्टी के लोगों को ले आएंगे अपनी पार्टी में ऑपरेशन लोटस करके, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, किसी का टिकट तो एक बात बड़ी क्लियर कट है, 52 नए चेहरे। बीजेपी बहुत सारी जगह पे कॉशियस भी है, जैसा हिजाब का आंदोलन जिस एमएलए ने चलाया था टिकट काट दिया, उसका टिकट काट दिया। ईश्वरप्पा से लेटर लिखवा लिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि 40% वाला टैग उसी की मेहरबानी थी। कई जगह खासकर तुम्हारे बेलगांव में जो ट्रेडिशनल संघ और बीजेपी का जो लोग थे उसको छोड़ के जो कांग्रेस से आदमी आया है उसके भरोसे उन्होंने 2 भाइयों को, सगे भाइयों को टिकट दिया आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में। कई जगह कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं अपने प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि विनेबिलिटी का सवाल है। अब एक बात है, यदि जेडीएस ओल्ड मैसूर, हसन, मांड्या, तुमकुर, रूरल बेंगलोर, इसमें यदि कमजोर पड़ती है तो वो गेम कांग्रेस का होगा, क्योंकि ओकालिंगा तुरंत उसके साथ नहीं जाएगा, लिंगा के साथ नहीं जाएगा, तो कांग्रेस के साथ जाएगा। यदि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाई तो वहां बीजेपी की सरकार बनना तय है। कांग्रेस यदि 10-12 के मार्जिन से भी चुनाव जीतती है तो भी वहां बीजेपी सरकार बनाएगी, जो पिछला वाला फॉर्मूला है फिर यूज होगा। इनका बस ऑपरेशन लोटस होगा, और ऑपरेशन लोटस होता आ रहा है। आप काफी देर से शांत बैठे जी। क्या कर्नाटक को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, या इतनी आश्वस्त है कि कैंपेनिंग की जरूरत ही नहीं है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया संभाल लेंगे? खड़गे जी का अपना स्टेट है, वो दिल्ली बैठे हुए हैं। कांग्रेस खेमे में ये विश्वास जरूर है कि उसकी वापसी हो रही, लेकिन साथ साथ बीजेपी के नजरिए से देखें तो भाव सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को वो मार्जिन लेनी पड़ेगी जिससे कि ऑपरेशन लोटस की आशंका खत्म हो जाए। अब बीजेपी कर्नाटक में अपने दम पर कभी कोई फिगर नहीं लेकर आ सकी है, आज तक नहीं लेकर आ सकी है, तो आज तो बहुत प्रतिकूल स्थिति है। इसलिए बीजेपी के लिए कोई संभावना आज की तारीख में है तो कतई नहीं है। अब देखिए यहाँ बीएस येदियुरप्पा और दूसरी जो बातें हो रही, बीजेपी की एक रणनीति देखिए, एक उनको अपने ही येदियुरप्पा से भी निपटना पड़ रहा है, उनकी पॉलिटिक्स से निपटना पड़ रहा है। तो क्या उसने पॉलिसी अपनाई, जैसे महाराष्ट्र में मराठा छोड़ करके किसी दूसरे को डेवलप किया जाए, दूसरी शक्ति, हरियाणा में जाटों को छोड़ करके दूसरा डेवलप किया जाए, उसी तरीके से ट्रेडिशन बदलने का कर्नाटक में इनकी कोशिश की भाई लिंगायत से कैसे निकल भी नहीं पा रहे हैं, टिकट में उनका वर्चस्व भी है, लेकिन रणनीति ऐसी, अब सिद्धारमैया जिस समुदाय से आते हैं उसको माइनस करिए, मुसलमान उसको माइनस करिए, और बाकी जो है वहां पोलराइज कैसे करें, इस पर बीजेपी लगी है। ये कह रहे प्रेम कुमार की जैसे कांग्रेस के हाथ से आंध्र प्रदेश निकल गया था,
4 से 14 के बीच में, और कांग्रेस नहीं संभाल पाई वाईएसआर के बाद। और सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की जो हुई वो आंध्र प्रदेश में ही हुई, और तेलंगाना बनने के बाद तो और सत्यानाश हो गया, जबकि सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी 2004 में उस इलाके में। क्या बीजेपी के लिए कर्नाटक वही सबब हो सकता है? मैं बिल्कुल आपके चैनल पर थोड़ा समय से पहले कह रहा हूं, आप बोल सकते हैं कि मैं प्री मैच्योर बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है बीजेपी 50 का फिगर नहीं हासिल कर पाएगी कर्नाटक में। जी ये असल में क्या है, अब ये तो 50% मैरिज वाली बात होती है। आपके हिसाब से सुनिए ना बता, 50% मैरिज है कि 150 हमने एक लड़की देख ली, हमको पसंद आ गई, हमारी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए ऐसा है। प्रेम कुमार जी 50 कह रहे तो तकलीफ हो रही है, बाकी 300 अभी घोषित कर दिया गृह मंत्री ने। नहीं अगली लोकसभा। अरे भाई ऐसा है तो हर आदमी तो अपना अशोक वानखेड़े जी, हाँ। आप ऑपरेशन लोटस बोल दो, आप 300 बोल दो, नहीं तो हम तो आप सियासत बनाते रहो। बीजेपी कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, हिंदुत्व का एक माहौल है, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद का एक माहौल वहां है, इसलिए बीजेपी का वो बेस वोट बैंक है। पार्टी के रिवेल्स उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। कर्नाटक का एटमोस्फियर, आम जनता का एटमोस्फियर का जो बहुमत है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं है। जो मैं समझ पाया, इसलिए ये 50 दे 40 ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं, सीटों के खिलाफ, सीटों पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने विद्रोह के बावजूद कर्नाटक की एक सशक्त शक्ति है। इतना आसान किसी को बीजेपी को कर्नाटक में नहीं, सीट पर मैं जाने वाला नहीं, उनको देने दीजिए, आप उस पे हंसे। आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे 50 पर आ जाएगी। अरे जब येदियुरप्पा विद्रोह में चला गया तब भी 40 सीटें बीजेपी 42-43 तो कर्नाटक नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है सर। चलिए कैसे बात कर रहे हैं? प्रवीण कुछ बोलना चाहते? वंशवाद की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और वंशवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बनाया था। येदियुरप्पा साहब पर जो इतनी चर्चा हुई उसमें एकमात्र सबको समझ में आ गया, ये बात बहुत स्पष्ट है कि अपने बेटे के करियर को लेकर 80 वर्षीय येदियुरप्पा चिंतित थे। वो जानते हैं कि अब उनकी राजनीति पूरी हो चुकी। उनको ये था कि, और ये बात सिर्फ बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिलने की नहीं है, टिकट मिलने के बाद जीत जाएं तो सत्ता में क्या मिलेगा, कितनी बड़ी भूमिका होगी, आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान क्या होगा, ये सारी चिंता का विषय उनका था। और जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जो करना है वो तो करते रहेंगे। अभी उनको हाल में मैंने वही कहा था कि हम चाहे जितनी लंबी चर्चा कर लें, फौरी तौर पर जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होती है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को लेकर भी यही लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश, अरे अभी कांग्रेस का माहौल ही नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, रिवाज अब कायम नहीं रहेगा, अब की बार जो है वो हो सकता है बीजेपी रिपीट हो जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन आपने देखा हिमाचल के जो लोकल नेता थे वो कितने कॉन्फिडेंट थे, वो जमीन को हमसे आपसे बेहतर जानते हैं, वो पहले से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कौन प्रतिभा जी हैं, सब हैं, और ये सारे लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री की लड़ाई होनी है। अब ये नहीं है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक में बिल्कुल वही स्थिति अभी कांग्रेस की है। डी शिव कुमार जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत जमीन पर काम कर चुके हैं। डी शिव कुमार बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे को तो हम भूल ही गए, सांसदी जाना, वायनाड में रोड शो करना, घर चला जाना, उसके लिए सिंपैथी गेन करना, ये एक एडिशनल, जो आप पुष्पा मिर्ची कह रहे हैं वो नहीं, उससे ज़्यादा मिर्ची ये है, ये तड़का देगी। और ये कर्नाटक में अगर तड़का दे जाती है तो निश्चित तौर पर अवधेश जी भी, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि बीजेपी के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया, कांग्रेस क्या इस मौके को भुना पाती है, क्योंकि कांग्रेस की एक कमजोरी रही है, बड़ा मौका आता है तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है कांग्रेस की, वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बना बनाया मैच कैसे हारा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी, ये गोवा का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही जयदीप जी ने दिया। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार गवाही, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तुरंत बाद मध्य प्रदेश है, जबकि हिमाचल का मैच उन्होंने बहुत छोटे मार्जिन से जीता। मैंने हिमाचल का उदाहरण पहले ही दे दिया, हिमाचल का उदाहरण पहले दे दिया, और ये भी कह दिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। ये क्योंकि जयदीप जी ने पहले पॉइंट दिया था कि वही समस्या जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की थी वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है। और ये येदियुरप्पा का मसला हो, चाहे फिर बीजेपी की अंदरूनी बगावत की वजह से, ये जगदीश शेट्टार
कल ही आया था, जगदीश शेट्टार को हल्के में नहीं ले सकते, कभी एक समय पर मुख्यमंत्री बनाया था, वापस टिकट देने की बात हो रही है। बेशक वो हाशिए पर चले गए, पर टिकट लेने के लिए इतना लड़ना पड़े, चाहे येदुरप्पा को चाहे शेट्टार को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप भी तो सीट बताइए, उन्होंने 50 बता दी, वो बता नहीं रहे हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें आप भाजपा को दे? उन्होंने खुद प्री मैच्योर कह दिया, मैं प्री मैच्योर के चक्कर में पड़ता ही नहीं। और सचमुच में सीटों का आकलन तो किया ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक स्टेटमेंट ये जरूर दिया जा सकता है कि कर्नाटक में खेरे बैठेंगे, बिल्कुल बैठाया जाएगा आपको। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति 13 तारीख को विशेष संस्करण। क्या भाऊ आप भी सहमत होंगे, अवधेश जी आप भी सहमत होंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। हाँ, जेडीएस अगर आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर खेल जाती है तब एक बड़ी समस्या हो सकती है, जो कि आपने भी एक पॉइंट दिया है। आप इस बात से सहमत है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है? ये कांग्रेस अपने आप बेहतर हुई है कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है? कैसे दिखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका सुमित जी। मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस अपने आप से मजबूत नहीं हुई है, बीजेपी के खिलाफ थोड़ी सी जो नाराजगी थी वो है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती मजबूत नेतृत्व पर निर्भर करती है, और मजबूत नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए हमने जो इतने सारे उदाहरण गिनाए ना, गोवा वाला, मध्य प्रदेश वाला, यही खुद कर्नाटक वाला, जहां के चुनावों को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब पर भी जीते हुए मैच को इसीलिए हारा गया है कि ऊपर से मजबूती नहीं है नेतृत्व में, और किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चल रही है कांग्रेस में, जिसकी वजह से सारे सूत्र संचालित हों। वो जो बिखराव है कांग्रेस का, इतने एडवांटेजेस होने के बाद भी वो कैसे उसका लाभ ले पाएंगे, मुझे लगता है हम और आप मिलकर देखेंगे 10 तारीख को और 13 तारीख को भी। लेकिन इस वक्त जो मजबूती है कांग्रेस की, वो कितना भुना पाएगी, वो इस पर भी निर्भर है कि कांग्रेस की इस मजबूती को देखकर जो परेशानी भाजपा में है, उससे वो किस तरीके से अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं अभी से लेकर मतदान के बीच में। राहुल गांधी वायनाड गए अपनी सांसदी जाने के करीब 1 महीने के बाद, करीब कुछ दिन कम थे। कर्नाटक अब तक नहीं गए। क्या हिमाचल में भी उन्होंने बहुत कम रैलियां की थी? बीजेपी बोलती रही बार बार कि भाई हमारे तो स्टार कैंपेनर है। तो क्या राहुल गांधी कर्नाटक में प्रचार करेंगे या करना चाहिए? आपकी राय क्या है इन परिस्थिति में? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को ही तय करना है, लेकिन आपने बिल्कुल सही उदाहरण उठाए। गुजरात में भी वो नहीं गए थे, और गुजरात में तो शायद उनको पहले ही पता था कि हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी, वहां नहीं गए। हिमाचल में भी नहीं गए। पंजाब में आपको याद हो तो इतना बड़ा मसला हुआ था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो न आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक स्थिति है जिसमें राहुल गांधी के जाने से अगर नेगेटिव वोट होता हो, और दूसरा जो भाजपा के लोग खुद ही कहते हैं कि वो तो हमारे स्टार प्रचारक है, क्योंकि वो सेल्फ गोल करने में माहिर है। जो शुरुआत में उदाहरण दिया भाऊ ने, कोई जरूरत ही नहीं थी। महाराष्ट्र जैसी सेंसिटिव जगह जहां पर आपको शरद पवार और ऐसे दूसरे लोगों को बड़ी मुश्किल से साथ में लेके चलना है, आपकी तोड़फोड़ करके एकनाथ शिंदे की सरकार, आप जाके सावरकर जैसा सेंसिटिव मुद्दा, अशोक वानखेड़े जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो संवेदनशील मुद्दा है, और उस इतिहास की उन परतों को कुरेदना दोनों ही पक्षों को भारी पड़ सकता है। इसलिए कोई उसको छूता नहीं है। लेकिन कोई जयंती नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई वो जाके उसको कराए। तो ये जो सेल्फ गोल वाली उनकी स्टाइल है, उस सेल्फ गोल से कहीं कांग्रेस बनी बनाई बिसात को बिगाड़ न दे, ये चिंता होनी चाहिए। जो कांग्रेस जो जीता जिताया मैच हार जाती है, हम तो जो बात कर रहे हैं, सावरकर वाली जो बात कर रहे हैं, इसी का सवाल ही है मेरा कि क्या वो राहुल गांधी की वजह से हो पा रहा है? नहीं, राहुल गांधी को किसी ने संभाल नहीं पाते हैं, राहुल गांधी को किसी ने क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है। में आओ तो आप, अब उसमें हुआ क्या? नुकसान दोनों का ही हुआ भाई, दोनों तरफ से कागज आ गए। ये कहते कि सावरकर हमारे वीर सावरकर है, ये है। अब सावरकर ब्राह्मण थे, अब महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्सेस मराठा, ये बहुत पुराना पेशवा वर्सेस छत्रपति चल रहा है। अब उसमें एक लड़ाई चालू हो गई। सावरकर की जो चीजें लोगों के पास नहीं थी वो भी सामने आने लगी, सावरकर और बदनाम होने लगे बिना वजह। उनका एक कंट्रीब्यूशन है हर लोगों का। कल कोई कहे कि शायद भगत सिंह ने बम फेंका और भागना चाहते थे तो भाग जाते, जबरदस्ती शहीद हुए, ये गलत बात है। उनकी भी कुछ गलतियां होती थी, वो लेफ्ट विचारधारा के थे, लेकिन उनकी शहादत को कम नहीं आंका जाता। उन्होंने भी अपनी काला पानी में किया, तो नेहरू ने भी 9 साल की जेल काटी है, नेहरू को भी इतना कम। लेकिन ये क्या होता है कि आप इतिहास में इसलिए जा रहे हैं कि वर्तमान में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक कर्नाटक की बात है, तो कर्नाटक कांग्रेस भी तो सीख रही है अपने पुराने इससे। कांग्रेस ने हिमाचल जीता, तो कांग्रेस ने हिमाचल पे ज्यादातर पूरा दामोदमान लोकल नेताओं पे छोड़ा था, और एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था राजू शुक्ला जो, और प्रियंका गांधी और सब मिलते, लेकिन ज्यादातर टिकट लोकल लोगों के हिसाब से। इस बार भी डीके शिव कुमार है, या खड़गे साहब है, या फिर वहां पे जो सितारामैया है, ये तीनों के बलबूते पे छोड़ा है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उसका कहीं नाम नहीं सुन रहे होंगे आप, पूरे डिस्कशन में कहीं अखबार में कोई कोट तक नहीं आता, उनको बाहर ही रखा है। सुरजेवाला कि आप बाहर भी रहिए, क्योंकि आपके वजह से नुकसान ही ज्यादा होगा।
तो उनको ये आपकी राय है? नहीं, आपने नहीं, सुरजेवाला ने काफी दूरी पिछली पहले बार स्टे लिया। लोकसभा में सुरजेवाला की एक महिला मित्र के साथ शॉर्ट में फोटो छपती है मॉल में, चुनाव पीक पे है और वो मॉल में पिक्चर देखने गए। डैमेज होती है पार्टी, छपा है ये। ऐसे में आपको चाहे तो मैं कई पत्र दिखा सकता हूं उनके खिलाफ जो लोगों ने लिखे, लेकिन फिलहाल तो टिकट जो देगा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बाय एंड लार्ज ये तय हुआ है कि हार जीत फिर आप तय करोगे, क्योंकि यदि आपके उम्मीदवार हार गए तो अगर आप मुख्यमंत्री पद मांगते हो तो फिर आपको सवाल उठेगा कि आपने रिकमेंड किए थे ना, ये हारे। तो भाऊ मैं आखिर में आ गया हूँ शो के, इसके बारे में वाइंड अप करें। आप कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि कांग्रेस अपने बलबूते पे भारी मार्जिन में सरकार नहीं चुनाव जीतती तो सरकार बीजेपी की बनेगी। भारी मतलब कितना? 114 के ऊपर कितना? 114 के ऊपर मतलब कम से कम उनको 130 तक जाना चाहिए, तब मुख्यमंत्री बना पाएंगे। तब नहीं, तब सरकार टिकेगी। अच्छा, वरना 7-8 के भरोसे हो तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, वहां होने में टाइम नहीं लगता। कर्नाटक है वो। जेडीएस कितनी सीटें निकालता है इस पे बहुत अहम मुद्दा। लड़ाई पूरी यदि जेडीएस ने 23-24 भी सीटें ब्लॉक की तो मैं बीजेपी को इतना कमजोर भी नहीं मानता कि जेडीएस ने यदि 20 से 23 सीटें ब्लॉक की और यदि ये 70 तक पहुंच गए बीजेपी तो फिर गड़बड़ हो गई। जेडीएस उस तरफ भी जा सकता है, जेडीएस किधर भी जा सकता है, क्योंकि फिर ईडी इनकम टैक्स से सारे काम में आ जाते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे बेचारे। आप जेडीएस की मदद लेगी बीजेपी? क्यों नहीं लेगी? बीजेपी जेडीएस का पहले भी लिया है, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। इसमें भाई प्राइम मिनिस्टर ने, देवेगौड़ा साहब ने जो तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो किसी चुप ही नहीं है, सबके सामने है। राज्यसभा उनके भरोसे आई है। ऐसा है कि सत्ता अगर बनाना है तो जेडीएस से कोई ऐसी लड़ाई उनकी नहीं है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा, अगर किसी एक नेता ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो है आग उगला था, जहर उगला था, तो नीतीश कुमार थे। वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में अरुण जेटली ने कहा कि नहीं सरकार बनने दीजिए। पहले तो कमेटी बन गई थी, बना दिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब बात की संभावना है। कई चीजें हम यहाँ ऑपरेशन लोटस देखिए, ऑपरेशन लोटस जैसा कोई चीज हमने देखा नहीं उस रूप में जैसे कहा जा रहा है। अभी हंस रहे हैं भाई, सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो अब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को बहुमत जनता ने दिया था, शिवसेना अलग हो गई थी तो सरकार किसी की चली गई बनती हुई, उसके बाद वो कुछ करेगी नहीं करेगी। मध्य प्रदेश का इनको मालूम है, आपको मालूम है कितना अंतर था दोनों। बिहार में जब आरजेडी और नीतीश कुमार को तोड़ते हैं तो वो सुनिए शिवसेना फिर आप देखो भैया अशोक, मैं इतनी शांति से मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा धैर्य। आपने इतनी बातें बोली है, मुझे भी अंदर जरा पैदा होती रही होगी, मैं नहीं बोला हूं। ऐसा है कि बिहार में भी जो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए, गिराने के लिए कोई तोड़फोड़ बिहार में नहीं हुई है, ये फैक्ट है, देखना चाहिए। गोवा की घटना सबको मालूम है कि गोवा की क्या, किसी को बहुमत नहीं था, क्या हुआ। इसलिए उस प्रकार से जो कहा जाता है ना कि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस अगर बहुमत से 2 सीट भी ज्यादा लाएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, अलग बात है। चलेगी कि नहीं, ये कहना कठिन है। देखिए कर्नाटक का कैरेक्टर नहीं है। सवाल यह है कि देखिए कर्नाटक का 5 साल पहले देखा, कुमार स्वामी, वही कह रहा हूं ना मैं वही बात कह रहा हूं कि कर्नाटक का कैरेक्टर जो है, हमारे आपके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है। कर्नाटक में ये भी गए, हम भी जाके देखे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी वहां जनता के लिए मुद्दा ही नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे वहां लोग? तो आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जनता को भ्रष्टाचारी भी पसंद है? ना, हाँ, तभी तो आप रेड्डी बंधु कैसे जीते थे? रेड्डी बंधु येदियुरप्पा कैसे जीत रहे? जो है येदियुरप्पा को उस रूप में भ्रष्टाचारी में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। कोर्ट से बड़ी हुआ, उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। मैंने बोला ना रेड्डी ब्रदर्स का तो वो भी नहीं, ठीक है, वो तो था, उसको कैसा भ्रष्टाचार कह रहे हो? इसलिए बहुत पवार का भी कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। 70,000 करोड़ का आरोप लगा के भाई अब भ्रष्टाचार तो हर चीज बना सकते हो। अरे भाई भोजन पचा लेना, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, आपका व्यभिचार, दूसरे का व्यभिचार, आपका सदाचार, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सुनिए महाराष्ट्र में मैंने टोक टाक नहीं किया है, मैंने टोक टाक नहीं किया। ऑपरेशन लोटस उस समय का है, सावरकर जी पर उस समय से बोलते जा रहे हैं कि दोनों को क्षति हो गई, कागज निकल गया। कौन सा कागज निकल गया भाई? सावरकर जी पर कागज ये निकला है कि महात्मा गांधी ने सावरकर को बचाने के लिए 20 लेख लिखे, वो डेट भाई उपलब्ध है। उन्होंने लिखा कि मेरे से पहले सावरकर ने अंग्रेजों की असलियत पहचान ली थी, इस राष्ट्र को जान लिया था। उन्होंने लिखा कि मेरी लंदन में उनसे बात हुई थी 1909 में, वहां से लौटते समय हमने हिंद स्वराज लिखा था। बहुत सारी बातें आई हैं। तो अब सावरकर जी पर बहस करेंगे, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक बार भी मैं टोकने नहीं गया हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका मत है वो सम्माननीय है, आपका मत, मेरा मत है वो मेरे लिए है,
उसका भी सम्मान करिए। नहीं, बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री ने बताया था कि पार्टी कैसी टूटी। उन्होंने कहा कि पार्टी टूटने के शिल्पकार मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने जब बोरा देना शुरू कर दिया कि कितनी मीटिंग हुई, 150 मीटिंग हुई, तब उप मुख्यमंत्री उठ के खड़े होकर बोलते कि आप चुप हो रही है, अब कुछ चीजें अंदर ही रखिए। ये रिकॉर्ड पे विधानसभा के पटल पे आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखा सकता हूं। उसके बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री की पत्नी कहती है कि रात को गॉगल लगा के, वो जैकेट पहन के जब रात को निकलते थे ये, तब आज मुझे पता पड़ा कि इनको पार्टी तोड़नी थी। अब आप उस लोगों के लोग कहते हैं कि हमारे 6 महीने से पार्टी तोड़ने का प्रयास चल रहा था, आप ये कहते हो कि ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ। ऑपरेशन लोटस किसको कहते हैं? ऑपरेशन लोटस ये नहीं होता कि कमल का बीज लगाया, कमल का फूल खिलाया और कमल महाकाल को अर्पित किया, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है। ऑपरेशन लोटस एक सिंबॉलिकल नाम है, सत्ता पक्ष को धाराशायी करके उसको तोड़ना, और ये हर जगह ऑपरेशन लोटस राजस्थान में नहीं हो रहा सक्सेस। जब क्या करें, जब जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है। जब आप आइडियोलॉजिकली किसी को परास्त नहीं करते हैं तो ऐसे ही शब्द गढ़ जाते हैं हमारे देश में। ये शब्द गढ़ के आप किसी को कमजोर, किस सवाल है कि जिस PDP के साथ आप जा सकते हैं, चौटाला के साथ जा सकते हैं, शरद पवार के साथ आप जा सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, जिस शिवसेना का हिंदुत्व के आधार पर हुआ, वो शिवसेना का मुख्यमंत्री अगर सारे सेकुलर बात के रास्ते पर जाएगा, पार्टी में विद्रोह नहीं होगा? आप कहते हैं विद्रोह नहीं होगा, नहीं होगा, और विद्रोह होगा तो सपोर्ट। जो शिवसेना मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ी और वो बाला साहब ठाकरे होते हुए लड़ी, जो शिवसेना लेफ्ट के भरोसे अपना मेयर बॉम्बे में चुनाव जीत के आई, वो कौन सा है? सत्ता के लिए सबने कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ये एक्सट्रीम में नहीं जाने वाला हूं। क्यों नहीं जाने वाला? उदाहरण है, सामने है। नहीं, अखिलेश यादव मायावती सबने किया, सबने अखिलेश मायावती में वैचारिक, अखिलेश और मायावती में अखिलेश और मायावती में वैचारिक डिफरेंस नहीं है। बीजेपी अगर मुस्लिम लीग के साथ जाएगी तो ये वैचारिक डिफरेंस होगा। शिवसेना में अगर मुफ्ती क्या है? मुफ्ती के साथ क्यों गई थी? अरे भाई, तो महबूबा मुफ्ती को जेल में भी तो डाल दिया। आप एक ही चीज याद रखते हैं, 6 महीना जेल में डाला और पूरे कश्मीर को चेंज करके भूल जाते हैं। एक आधार बनाने के लिए कई बार दुश्मन के साथ समझौते करके साथ लाके चीजों को समझ के पूरे कश्मीर को चेंज कर दिया। नहीं, उसके बाद के कदम, नहीं उसके बाद का कदम देखिए। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला सबको जेल में डाला, सारे को नजरबंद किया, 370 हटाया, राज्य को खत्म कर दिया। इसको आप भूल जाते हैं? अगर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को समझना है तो बीजेपी को सत्ता में जाए बगैर कैसे कर सकते थे? कैसे वहां के पुलिस कंट्रोल में आ सकती थी? तो लक्ष्य देखिए ना क्या है हमारा। अगर हमारा लक्ष्य किसी देश को परास्त करना है, उस समय कोई दुश्मन देश साथ कराए तो पहले ऐसे पाकिस्तानी थोड़ी थे। कश्मीरी पार्टी ऐसा है, बीजेपी सरकार उस समय हम लोगों ने विरोध नहीं, उस समय हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में समझ में आई कि अगर ये बातें थी कि हमको तो 370 हटाना है तो ठीक है। उस समय तो सबने विरोध किया, हम सब लोगों ने उसके खिलाफ बोला। सरकार उन्होंने चलाया, बुद्धिजीवियों ने, बाकी लोगों ने, सबने कहा कि ये बेमेल की सरकार है। और सरकार कैसे चली? देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, तो कोई ये कहे कि मैं पाक साफ हूं, ये गलत है, तो बिल्कुल नहीं है। हर एक के पास कारण है। कल उद्धव ठाकरे भी जब वापस बीजेपी आएंगे तो बोलेंगे कि मैं शरद पवार को समझने के लिए साथ में गया था, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं होगा। प्रकाश चंद सेठी चले गए थे इंदिरा गांधी को छोड़ के 1 सप्ताह के लिए, और वापस आए तो बोले मुझे इंदिरा जी ने भेजा था जानने के लिए कि उनका क्या क्या है अंदर। राजनीति में उसके बाद के घटनाक्रम देखे जाते हैं कि आने के बाद, अलग हटने के बाद क्या किया। विपक्षी एकता अब ऐसा झुंझुना है जो 2024 तक लगातार बजाया जाता रहेगा, लेकिन आखिर में जाकर ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विपक्षी एकता एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा तब उठता है जब कोई बड़ा ताकतवर प्रतिद्वंदी सत्ता में होता है। एक समय था जब सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने की बात करते थे, और अब वो समय है जब सब लोग भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना बड़ा चेहरा कोई विपक्ष में जुटा पाएगा या खड़ा हो पाएगा? ये केवल जो मुलाकातें हैं, इनका निष्कर्ष क्या है? इस मुलाकात को ऐतिहासिक तो कह दिया गया है, लेकिन किस आधार पर, यह भी सोचना पड़ेगा। क्या इस मुलाकात के बाद विपक्ष का कोई सर्वमान्य नेता उभरकर सामने आया? क्या यह तय हो गया कि सारे दल अब एक साथ हैं और अपनी सीटों का बंटवारा? देखिए, विपक्षी एकता का अंतिम निष्कर्ष क्या होता है? विपक्षी एकता का निष्कर्ष ये होता है कि वो सामने वाले को जीतने नहीं देंगे, इस कीमत पर भी कि उनको अपनी सीटें कम करना पड़े, अपने उम्मीदवार कम लड़ाने पड़े और अपने पार्टी के वर्चस्व के साथ समझौता करना पड़े। जब तक आप इस वर्चस्व से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये विपक्षी एकता के फोटो, आपने ठीक कहा, तस्वीरें आती रहेंगी। ये तस्वीरें जमीन पर कितनी कारगर होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ, हम फिर भी नीतीश कुमार और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात को
महत्वपूर्ण मान सकते हैं, ऐतिहासिक तो मैं कतई नहीं मान सकता उसको। दूसरा वो ऐतिहासिक खुद ही बोल रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल नेता अपनी कॉपी खुद लिख के देते हैं पत्रकारों को। नेताओं को एक तो कॉपी लिखने वाले बेहतर लोग ढूंढने पड़ेंगे, तभी वो तय कर पाएंगे कि उनको भारत में क्या बोलना है। जयदीप, मुझे ये भी लगा उस खास ऐतिहासिक शब्द में जोर डाल रहा हूँ, वो इसलिए लगा जयदीप कि अब आप 3 पार्टियां हैं बिहार में, आप ऑलरेडी गठबंधन में हैं, आप वहां सरकार चला रही हैं। आप तीनों नेताओं को, नीतीश कुमार, राहुल गांधी या खड़गे, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, तेजस्वी, जब चाहे तब मिल सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत, दिल्ली में आना, मुलाकात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल करना, तो ये किसके लिए था, ये क्यों था? देखिए, इसके अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक मंच पर नेताओं को लाने की कोशिशें होती रही हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हुई हैं, और नीतीश कुमार के रुख को लेकर भी स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई थी। अभी बीच में ये जो पूरा मसला हुआ था राहुल गांधी वाला और उनकी सजा वाला और उनकी संसद की सदस्यता रद्द होने वाला, उनकी पार्टी से जरूर स्वर सुनाई दिए थे इसके विरोध में, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी भी अपने आप में एक बड़ा मसला बनी थी। तो उस नीतीश कुमार की चुप्पी को तोड़ने के लिए शायद ये फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई कि नहीं ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी का साथ नहीं थे। इससे बड़ा जमघट तो मुझे याद है कर्नाटक में पिछली बार जब कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी तो वहां विपक्षी पार्टियों ने लगाया था, पूरा विपक्ष सामूहिक एक साथ मंच पे था। उससे भी ज्यादा जब राहुल गांधी की सदस्यता गई उस दिन 19 पार्टियां इकट्ठा होकर मीटिंग की थी। हाँ, वो बड़ा जमघट था मुझे लगता है। उसमें तो आम आदमी पार्टी जैसे लोग भी थे राहुल की सदस्यता जाने पे, टीएमसी भी थी, बीआरएस भी थी। फोटो अपॉर्चुनिटी बोलिए, देखिए ये परसेप्शन का मामला है। आजकल परसेप्शन पे ही खेल हो रहा है। अफ्रीका के चीते आते हैं भारत में तो ऐतिहासिक हो जाता है, सारे चैनल सुबह से शाम तक ऐतिहासिक हो जाता है मामला। जब अफ्रीका के चीते ऐतिहासिक हो सकते हैं तो नीतीश का कांग्रेस के नेताओं से मिलना भी ऐतिहासिक हो गया। इसमें ऐतिहासिक कुछ नहीं मेरे हिसाब से। नीतीश और राहुल में चीता कौन था? चीता अभी तो ये तो समय बताएगा कौन चीता था। अभी तो दोनों गुर्रा रहे हैं, ये बाद में आपस में ही लड़ लेंगे कि फिर मोदी के साथ लड़ेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि हमेशा विपक्षी एकता जो फ्रंट है, मुझे याद है 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद जब ये सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, ममता वगैरह, शरद जी के यहाँ, तो शरद जी ने उनको ये बताया था कि देखिए कोई फ्रंट वर्ट की चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे राज्य से हम बीजेपी को कैसा बाहर कर सकते हैं। यदि हम ताकतवर होकर उभरेंगे तो फिर केंद्र में जब इकट्ठा होंगे तो नतीजों के बाद तय करेंगे कौन क्या है। आज एक समय आप भी मध्य प्रदेश से हैं, आपने देखा होगा कि जब अर्जुन सिंह की दावेदारी थी प्रधानमंत्री पद के लिए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस वॉस आउट हो गई थी। तो बेचारे 4 सांसदों के साथ क्या दावेदारी करते हैं, और अर्जुन सिंह पीछे पड़ गए थे। आज कांग्रेस बहुत दावेदारी करेगी, या आप शरद पवार दावेदारी करेंगे। शरद पवार को लोग लार्जर दैन लाइफ समझते हैं। कभी वो 10-12 से ज़्यादा उनके सांसद नहीं आए और 80 से ज़्यादा 282 के हाउस में विधायक नहीं थे। तो उससे तो बड़े तेजस्वी यादव और अखिलेश मुझे दिखाई देते हैं यदि नंबर गेम, क्योंकि राजनीति में नंबर गेम होता है। आपके पीछे कितने सांसद है ये मायना रखता है। आपके पीछे सांसद नहीं और आप बड़ा कद लेके चलो, वो काम नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। उन्होंने बता दिया कि चलो जैसा उधर से चीते आने पे ऐतिहासिक है तो इन्होंने भी ऐतिहासिक बोल दिया। क्योंकि आप शरद पवार का नाम लिया है, ये जिक्र करना जरूरी है इसके पहले कि मैं प्रेम कुमार जी और अवधेश भाई के पास आऊं। वो ये कि शरद पवार का ये कहना कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पे जेपीसी की मांग करना जायज नहीं था। संसद को जबरदस्ती उन्होंने एक ही इंटरव्यू दिया उन्होंने इन दिनों में, और जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर कांग्रेस की जितनी कोशिश थी उसकी हवा निकालने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शरद पवार उस तरफ जा सकते हैं? नहीं। क्या शरद पवार जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपने ये देखा होगा कोई इंटरव्यू भी एनडीटीवी पे हुआ जी, जो एनडीटीवी आज के डेट में अडानी ग्रुप का हिस्सा है। शरद पवार की उद्योगपतियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और शायद मुझे लगता है वो ऐसे एक राजनीतिज्ञ है जो अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे किसी भी विचारधारा के उद्योगपति हो, उनके फोल्ड में होते हैं। वो बात लोगों की करते हैं, गरीबों की, किसानों की करते हैं, और काम उद्योगपतियों के लिए करते हैं। ये सर्वमान्य है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको कि 2008 में जब अविनाश पांडे को राज्यसभा महाराष्ट्र से दिया गया और वोट कम पड़ रहे थे, तो बाकायदा शरद पवार का समर्थन से उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था। सोनिया गांधी की और शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल की ये मीटिंग हुई। उसमें शरद जी ने प्रॉमिस किया, अविनाश पांडे ने फॉर्म भरा। अविनाश पांडे ने फॉर्म भरते से ही राहुल बजाज से फॉर्म भरवा के शरद पवार विदेश चले गए। राहुल बजाज जीत गए, क्योंकि राहुल बजाज का फैमिली में झगड़े चल रहे थे, तो उनको कुछ ना कुछ एक पावर सत्ता में चाहिए था, तो वो सांसद बन गए। तो ये ऐसी कई जगह आपको मिलेगी। जब किसानों की बात करते हैं, अभी क्या कहा उन्होंने कि किसान बेरोजगारी, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जब महाराष्ट्र में किसान मर रहे थे तो वो लावा से प्रमोट कर रहे थे कि महाराष्ट्र में हिल स्टेशन नहीं है, जरूरी है, क्योंकि गुलाब चंद के लिए काम कर रहे थे, वालचंद नगर ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, फियाट वाले के लिए। तो शरद पवार का उद्योगपतियों के साथ संबंध बहुत, बाद में यूटर्न भी लिया, बाद में
अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो अपनी दोस्ती निभाते हैं, पॉलिटिशियन से दोस्ती नहीं निभाते, उद्योगपतियों से निकलते। पैसा उद्योगपतियों से आता है। और शरद पवार दाई नेम मनी, ऐसा भी कहा जाए तो सबसे रईस आज की डेट में शरद पवार है पॉलिटिशियंस में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शरद पवार उस पर भी कितना स्टैंड ले लिए। जैसे ट्रोल हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष यदि बोल ही दे तो मैं बीजेपी के साथ हूं। मतलब उन्होंने उसको भी ऑब्लाइज किया कि भाई तेरा मैं दोस्त, तू दोस्ती निभाऊंगा, और विपक्ष को भी बोला कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं आप ही के साथ हूं। मैं अवधेश ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है, कुछ आप देख पा रहे हैं कि आपस में कोई दोस्ती हो रही है विपक्ष के बीच में? नीतीश जी का राहुल से मुलाकात करना, खड़गे से मुलाकात करना, और उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से बयान आना अखबारों में, या ये खबरें देना कि नीतीश कुमार जो वो पार्टियां जिनकी कांग्रेस विरोध करती है, जैसे ममता, जैसे केसीआर, उनसे वो बातचीत करेंगे, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक। क्या आपको लगता है कि संभव है, एक पंच पे आ पाएंगे सब? देखिए सुमित जी, यहाँ सब गंभीर पत्रकार बैठे हैं, और अगर मैं यहाँ आया हूँ, मेरे से आपने नीतीश कुमार पर सवाल किया है जी, तब मुझे समझ में आया कि ऐतिहासिक हो नहीं हो, कुछ गंभीर बात है। क्योंकि अमर उजाला जैसे प्रिंट में भी एक बड़े अखबार और बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और इस सब बड़े पत्रकारों के बीच बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, तब मुझे सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली आगमन वाकई शायद कुछ गंभीर घटना हो। अगर आप नहीं पूछते तो मेरे लिए तो घटना गंभीर नहीं होती। पहली बात तो मेरा, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं इस मुलाकात? मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको मैं गंभीर या कोई महत्वपूर्ण घटना मानने को कई कारणों से तैयार नहीं हूं। देखिए, भारत में अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है संघर्ष, तो एकता तो करनी पड़ेगी विपक्ष को। कोई पार्टी इस समय 1, 2, 4 की हैसियत नहीं है कि बीजेपी को, स्टेट में तो कहीं कहीं बीजेपी जा सकती है, उसमें तो मुझे कहीं संदेह नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का वायुमंडल है, जो जनता की मनोभाव हैं, जो विविध भारत की आकांक्षाएं हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने को उसका एक्सप्रेशन साबित किया है कि मैं सबको एक्सप्रेस करता हूं, नॉर्थ से लेकर साउथ। वो अभी कोई लीडर नहीं कर पाया। जहां उनके जनाधार नहीं है बीजेपी का, जहां उनको वोट नहीं मिलता है, वहां के लोगों के से भी पूछेंगे तो एक बड़ा वर्ग कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु। तो जाहिर है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी भीड़ दिखाई दी, ऐसी तमाम जगहों पर जहां कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो मैं देखिए, अब राहुल गांधी पर आ जाऊंगा तो ये बात मैं वो भी बता सकता हूं कि राहुल गांधी यात्रा लेके निकल रहे थे, जो उसके पीछे पूरी तैयारी थी, जो पीछे की शक्ति थी उस यात्रा को, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद राजस्थान में हुआ। अगर गहराई से देखेंगे तो मैक्सिमम जो भीड़ थी वो महाराष्ट्र में आई है और जबरदस्त भीड़ थी, और उसके बाद राजस्थान में आई। नहीं, कर्नाटक की भी थी, लेकिन सुनो, लेकिन जो भीड़ महाराष्ट्र में सड़कों से लेकर चारों तरफ दिखी है, वो तो कर्नाटक से भीड़ की शुरुआत हुई है, आप कह सकते हो। लेकिन भीड़ हमने महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में देखी है। तो ये तो विपक्षी सरकार है। हाँ, बीजेपी की सरकार है, लेकिन भीड़ उसके बावजूद भी आई। उसके बावजूद आई, मैं उस पर वो आई इसलिए कि भैया सरकार गिरी हुई है, तो राहुल गांधी यात्रा लेके आ रहे हैं तो अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी ना कि तुमने किया है। नहीं, मैं वापस लेकिन मैं उस विषय पर अभी आ रहा हूं। देखिए, आपने स्वयं अपने सवाल में हमारे मित्र अशोक बानखेड़े से पूछा, और बहुत शानदार तरीके से अशोक जी बातों को इतना बढ़िया से मोड़ते हैं कि एकदम लगता है कि सब कुछ सच्ची ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे शरद पवार तो बस तो मोड़ते हैं, कुछ फैक्ट्स भी रखते हैं उसके अनुसार, तो उसमें तो इनका शानदार जो है, मैं मानता हूं, हमको भी कई बार सोचना पड़ता है कि कैसे उत्तर दिया जाए। तो वहां तक तो आगे देखिए, नीतीश अपेक्षा अच्छा उत्तर है, जो बगैर इमरती और जिलेबी के होगी। तो इसीलिए देखिए, नीतीश कुमार के पास इस समय काम क्या है? पहली बात तो है, सीएम है बिहार के। आपने बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, बिहार के सीएम है मान लिया। हाँ? अगर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विद्रोह करके कि हम इस पार्टी से अलग होंगे, कोई बाहर निकला है कि हम, और बार बार बोल रहा है कि 2024 में सब मिल जाए तो हमको 100 तक सिमटा देंगे, तो कुछ तो एक्टिविटी पॉलिटिकल उनको करनी होगी ना। जो बिहार की इस समय हालत है, भले मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन अपराध बढ़ गए हैं, क्राइम बढ़े हुए, किडनैपिंग्स हो रहे हैं, यहां तक कि छोटे छोटे ठेकेदारों को फोन आते हैं कि आप काम छोड़ो, नहीं तो इतने पैसे दो। जगह जगह हो रही है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब हो रही है। जो 2 जगह रामनवमी की हिंसा हुई, वहां मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जाने का समय नहीं मिला। इवन हिंसा के बीच में एक वहां इफ्तार पार्टी हुई, जिसके पीछे बाजाप्ता लाल किले का बैकड्रॉप लगा हुआ था। जो आयोजक थे विधायक, उनसे, विधान पार्षद के सदस्य, उनसे पूछा गया कि यह आयोजन क्यों है।
तो उन्होंने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी के कारण जो देश में समस्याएं खड़ी हुई है, जो लोकतंत्र का दमन हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, नीतीश कुमार जब जाएंगे तो उसको ठीक करेंगे। तो एक प्रतीक था लाल किला का। तो जब हिंसा के बीच से जिसकी प्रायोरिटी 2024 हो जाए, तो जाहिर है प्रायोरिटी है तो दिल्ली आएंगे। तो नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जो अगर आप दोनों का पॉलिटिकल करियर देखिए, सफल मुख्यमंत्री, ये भी सफल मुख्यमंत्री उनको भी कहा जाता है क्योंकि बीजेपी के साथ भी रहे हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये इनके ऊपर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उनके ऊपर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, इनका भी परिवार राजनीति में नहीं है, उनका ही परिवार राजनीति में नहीं है, दोनों पिछड़ी जातियों से आते हैं, दोनों ओबीसी कास्ट से आते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये एक मजबूत काट हो सकती है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के लिए? देखिए, कभी भी बाहर के विरोधी का सामना करने के लिए पहले अपने घर को ठीक करना पड़ता है। आपको अगर एक फिल्म का डायलॉग याद हो कि जिसके घर खुद शीशे के हो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते, क्या नीतीश कुमार की पार्टी रहने वाली है जनता दल यू? एक टूट तो हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी में ही सर्वमान्य नेता हैं और लोकप्रिय हैं? तो मूल बात तो वहां है कि आप बाहर जा रहे हैं, आपका आधार खत्म हो जाए तो ऐसे। दूसरी बात कि मैं मानता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष में गुस्से है, चाहे वो केस के कारण हो, लंबे समय से सत्ता में नहीं आने का कारण हो, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने स्वयं अपने राजनीतिक क्रियाकलापों से, मैं प्रशासनिक बात नहीं कर रहा हूं, अपनी विश्वसनीयता और साख ऐसी स्थापित की है कि मैं आपसे बात करते हुए सोचूं नहीं ये एक नंबर आदमी है? वो क्या कोई उस रूप में अंदर से सम्मान नीतीश आपका सवाल मैं टॉस करता हूं प्रेम कुमार जी के पास, क्या नीतीश कुमार ने वो साख बनाई है कि वो मुकाबला कर सकते हैं? अवधेश जी ने जो बात कही है सुमित जी, अभी नीतीश कुमार जी एनडीए में चले जाएंगे, उनसे बड़ा चाणक्य कोई होगा ही नहीं, अवधेश जी ही कह रहे होंगे। तो ये अतीत से लेके अब तक है, यही बात है। हम लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं कि वो मीटिंग ऐतिहासिक है कि नहीं, नीतीश कुमार जो जी गए, जो मूल बात है विपक्षी एकता, उस पर चर्चा न करके उसकी ऐतिहासिकता पर बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी घटना ऐतिहासिक है या नहीं, यह तो उसके नतीजे तय करते हैं, बोलने से नहीं होता है। तो जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको अपनी पॉजिटिव और पर्सपेक्टिव में उनको नजर आता है कि वो सफल होंगे, तो वो ऐतिहासिक अपने से बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको अपने से बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग मान रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि वेट करना चाहिए कि इसके नतीजे क्या होंगे, उसके हिसाब से हम उसको ऐतिहासिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। लेकिन एक पहल हुई है और ये पहल राजनीतिक महत्व रखती है, और इस मीटिंग के बाद में अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई है। और ये पूरे परिप्रेक्ष्य में हम ये देखें कि दो बातें, लोगों से मिल रहे हैं, अखिलेश से भी मिलेंगे, वो ममता से भी मिलेंगे आने वाले वक्त में, वो केसीआर के पास भी जाएंगे सुना है, वो बीजू जनता दल नवीन बाबू के पास जाएंगे। जी जी। तो इसके जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि विपक्षी एकता की कोशिश में ये कुनबा जो कि यूपीए है, महागठबंधन है या उनके करीब के लोग हैं, इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, ये बात नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने प्रयास किया और मैक्सिमम प्रयास किया, इसकी कवायद शुरू हुई है। मैं विपक्षी एकता को एक अलग तरीके से देखता हूं और बताता हूं, आपकी इजाजत हो। लड्डू समझते हैं ना, मोती जो चूर वाले लड्डू, तो लड्डू जो बनते हैं उसमें रंग बिरंग भी होता है, कोई लाल, हरा, पीला, जैसे आप समझ लीजिए पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो हैं उसके लड्डू मोतीचूर के। अब उसको जो हम बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? चाशनी। भाई चाशनी अगर थोड़ा गहरा हो जाए तब भी वो बाइंड नहीं होगा, पतला हो जाए तब भी वो बाइंड नहीं होगा। यानी अनुकूल स्थिति जो चाशनी की होती है वो होगा तभी बाइंड होगा, लड्डू बनेगा। इसके अलावा इसमें अब ये बाइंडिंग फैक्टर कौन होगा? तो ये बाइंडिंग फैक्टर कांग्रेस भी हो सकती है, और इसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं लड्डू के, वो सब अपने आप में बाइंडिंग फैक्टर्स होंगे, अकेले किसी से नहीं। क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं वो चेहरा? जैसे मैंने दो तीन बातें गिनाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि हमारे देश में चुनाव आजकल पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया है। हम लोग पता नहीं क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बहुत पसंद करते हैं, कहते बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन ये मजबूरी है हमारे देश की जनमानस की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं जिसके पीछे शरद पवार भी हो, ममता बनर्जी भी हो, खड़गे साहब भी हो, राहुल गांधी भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हो, अखिलेश यादव भी हो, मायावती भी हो? क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं? जी, कुल मिला के आप कह रहे हैं कि वो लड्डू नीतीश कुमार हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, यही आप कह रहे हैं। जोड़ तो मैं
मैं ये कह रहा हूं, चाशनी तो पूरे प्रयास है, मैं किसी एक को नहीं कहता, चाशनी बनना एक पूरा वातावरण है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी, दोनों को लाल कृष्ण आडवाणी जी से जोड़िए। आडवाणी जी ने कठिन परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने दिया था। अटल जी नहीं चाहते थे कि रहे गुजरात दंगे के बाद, उन्होंने बनाया था। और आडवाणी जी ने पीएम मटेरियल सबसे पहले नीतीश कुमार को कहा था। और आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से बताया कि दोनों की में संभावनाएं जाति आधार पर, उम्र के हिसाब से सब लगभग मिलती जुलती हैं। और कभी बिहार मॉडल, कभी गुजरात मॉडल भी चर्चा हुआ करती थी। उसके बाद दोनों में तकरार भी रहा है। भाई, एक डीएनए ही खराब बोल देते हैं, हाँ, दूसरे अपने यहाँ दावत छीन लेते हैं मुंह से। दोनों चीजें रही हैं, दोनों में अदावत भी रही है और मित्रता भी रही, मित्रता जरूरत वाली मित्रता रही। तो ये इस हिसाब से नीतीश कुमार में पोटेंशियल है। ये तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को बीजेपी वाले या दूसरे न मानेंगे तो किसको मानेंगे? दूसरा है पीपी कुमार जी, इधर जो लोग हैं जो उनको पीएम मानने के लिए नाम लिए मैंने, क्या वो मानेंगे? आडवाणी जी तो छोड़ दीजिए अभी आप। तो ये जो प्रश्न है ना पीएम मानने का चुनाव से पहले, इसकी जरूरत पर ही एक बड़ा प्रश्न होता है कि क्या पीएम का चेहरा तय करके ही विपक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए, या लड़ सकता है, या रिजल्ट लेकर आ सकता है। 2004 उदाहरण है, ऐसा नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी शख्सियत और उनकी सरकार को बिना चेहरे के हराया जा सकता है। तो हम ऐसी आवश्यकता क्यों विपक्ष से समझें? कुछ बोलना चाहते हैं? वो जो चाशनी वाली बात हो रही है, कई बार क्या होता है, चाशनी यदि ठीक से नहीं बनी, या तो लड्डू बहुत कड़ा हो जाता है, या लड्डू बन ही नहीं पाता। अब यहाँ चाशनी के तौर पे मैं तो नीतीश कुमार को ले रहा हूँ कि जो बाइंडिंग फैक्टर होगा उसमें 2-3 लोग हैं। कांग्रेस के पास पहले एक सज्जन थे जिनकी मृत्यु हो गई अभी, अहमद पटेल थे, जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके बात भी कर सकते थे, उनकी एक वजूद भी था। और अहमद पटेल का दिया हुआ शब्द वो माना जाएगा, इसकी गारंटी होती थी कि अहमद पटेल ने यदि बोला कि आपको 2 मंत्रालय मिलेंगे तो फिर अहमद पटेल किसी भी हालत में मनवा लेंगे। अहमद पटेल के जाने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं है। अब आपको बाहर से जो व्यक्ति लाने हैं उसमें 2 व्यक्ति मुख्य दिखाई देते हैं, शरद पवार और नीतीश। अब इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ही ढीली चाशनी है। ये कब लड्डू बिखार देगी पता नहीं सकता। शरद पवार की क्रेडिबिलिटी पता है, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने आरजेडी के समर्थन से, उनको आजकल तो मैं और दीपक शर्मा, ये भी जर्नलिस्ट है, आप ही के साथ काम कर चुके हैं, हम एक लेफ्ट के बहुत बड़े नेता के साथ उसके ऑफिस में बैठे। तो क्योंकि मित्रता थी पुरानी, तो बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि दीपक, तुम जिस चेयर पे बैठे तो वही नीतीश जी बैठे थे, और फिर कह रहे थे कि विपक्ष एक हो जाए। तो हमने उनको एक ही सवाल पूछा, विपक्ष का छोड़िए, आप रहेंगे कि नहीं हमारे साथ? क्योंकि 2-2 बार बीजेपी के साथ जाने का आपका रिकॉर्ड है। तो सवाल क्रेडिबिलिटी का है। लेकिन इसके बावजूद यदि वो आके लोगों से मिल रहे हैं जहां संवाद कांग्रेस का डायरेक्ट नहीं है, वहां यदि ये संवाद स्थापित करने की बात करते हैं, तो कम से कम एक जनता में संदेश जाता है। अभी अंदर क्या बात होती है किसी को पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी किसके साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? एक लाइन बोलिए ना, फिर इसके बाद बोलिए। ये बोलने तब ना, मैं प्रवीण से इतना मैं एक 2 लाइन। ऐसा है, अभी तक बहुत सीरियस नोट पर बात हो रही थी। प्रेम जी ने एक शब्द बोल दिया, उस पर हमारे अशोक जी ने जबरदस्त ठहाका लगाया कि अभी एनडीए में चले आए। देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो एनडीए लगा, एनडीए में जाए या कहीं जाए, उसका व्यक्तित्व वही होता है। 2010 से जो नीतीश कुमार ने अपना चेहरा जो दूसरा दिखाया है, तो कोई भी गंभीर व्यक्ति उनको स्थिर या अस्थायी नहीं मान सकता है। बिहार में 2005 से 10 तक का शासन था, वो आकर्षक। 10 के बाद से जो शासन हमारे सामने है, इसलिए नीतीश कुमार इस समय भारत के राजनेताओं में सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, साख विहीन, और जो मैं कह सकता हूं कि पेंडुलम तो पहले घड़ी में धीरे चलता था, उनके लिए कोई सब ढूंढना पड़ेगा। ऐसे नेता के अगर की चाशनी, अगर ये नेता चाशनी बनता है तो विपक्ष की क्या हालत होगी? मतलब नीतीश कुमार को आके अगर विपक्ष से बात करना पड़ा कि विपक्षी एकता हो बयान देते देते, तो इसका मतलब विपक्ष कहां खड़ा है इसके पहले, यह सोचने की आवश्यकता है। नहीं, उसकी अविश्वसनीयता हो सकती है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन वो जाए तो किसी बात करने को कोई तैयार नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज राहुल गांधी जाए तो हो सकता है, खड़गे जाए तो हो सकता है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं मिले उनसे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में क्लैशेस है। लेकिन नीतीश कुमार जाता है तो मिलता है। नीतीश कुमार के राज्य में जो पार्टियां हैं, उनका कहीं नीतीश का यही सवाल, इसीलिए एक आदमी चाहिए
तो क्या क्रेडिबिलिटी, जिसके पहले मैंने जिसका नाम लिया कांग्रेस में, अहमद भाई की लोग क्या कहते थे? अहमद भाई तो पैसे के खिलाड़ी है, अहमद भाई तो लॉबिंग करते हैं, अहमद भाई तो ये करते हैं, अहमद भाई तो वो करते हैं। लेकिन उसके बाद अहमद भाई बैंडिंग थे। मैं नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, लेकिन नीतीश कुमार का वजूद नहीं है ये मैं नहीं मानता। जो जिसके साथ निपट लिया, नंबर आ गया, सत्ता बन गई। भाव मैं यही बात लेके मैं प्रवीण के पास आया था। दो बातें, एक मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी को जो बात आप कह रहे थे अहमद पटेल की, वो कमी खल रही होगी, लेकिन उस रोल में गुलाम नबी आजाद फिट हो सकते थे अगर ये साथ रखते चलते, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी कवर की है, बहुत करीब से कवर की, उनके संबंध सबके साथ बहुत अच्छे रहे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसीलिए बनाए गए हर सरकार में कि वो हर पार्टी को मैनेज कर लेते थे। बहुत कम कांग्रेस की प्रशंसा की उनमें से गुलाम नबी। हाँ, तो वो अब कमी खल रही होगी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी की आज की तारीख में, कि ऐसा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अहमद पटेल और गुलाम नबी में मेजर डिफरेंस है। हाँ, वो गुलाम नबी डिमांडिंग नहीं, अहमद पटेल डिमांडिंग नहीं थे, वो क्राइसिस मैनेजर थे, लेकिन अपना काम, ये डिमांडिंग थे। ये वर्किंग प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, ये पार्टी अपने हाथ में लेना चाहते थे, पूरी पार्टी अहमद पटेल चलाते थे, लेकिन कभी अहमद पटेल ने यह महसूस नहीं होने दिया कि वो पार्टी के मुखिया है। एक छोटी सी बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले तो भाऊ की बात को रख लिया यहाँ पैनलिस्ट ने, वो कह रहे थे जलेबी इमरती की बात मत करो, तो लड्डू ले आए यहाँ पे प्रेम कुमार जी, लड्डू पे चल जाएगी। दूसरी अहम बात, थोड़ा सा हमारे साथ भी समस्या क्या होती है, आपने प्रश्न पूछा तो नीतीश कुमार पर सारी चर्चा चली गई। निश्चित मान के चलिए सुमित जी, कर्नाटक के चुनाव के बाद सारी चर्चा बदल जाएगी। विपक्षी एकता और ये सब जो बातें कर रहे हैं आप, 10 तारीख को वोट डलने, 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद उससे पहले जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं सब शिष्टाचार मुलाकातें हैं, कोई रणनीति नहीं बन रही है इनमें, तय मानकर चलिए। और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या हम सब साथ में हैं। कर्नाटक में 3-4 मुद्दे हैं। अमूल नंदिनी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अच्छा नैरेटिव अगर विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो बनाया गया, क्योंकि अमूल गुजरात से जुड़ा हुआ है तो उसको सीधे केंद्र सरकार से जोड़ दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद। भाऊ तो इसके बड़े एक्सपर्ट होंगे। इतना बड़ा मुद्दा है जिसको कि शुरुआत में भी आपने देखा, शिंदे और बसवराज बोम्मई भी आमने सामने आ गए थे इस मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा फिर से गरमाया। तीसरा, हिंदी भाषा को लेकर बीजेपी के जो प्रयास रहे उसका एक नैरेटिव वहां पर तैयार किया गया है। चौथी बात जो हमने कही है, बिल्कुल जो अवधेश जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भीड़ दिखी, मैं आपको बता दूं फैक्चुअली सबसे ज्यादा दिन कर्नाटक में बिताए, सबसे ज्यादा भीड़ कर्नाटक में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये खुद कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको बताया भी कि हमको सबसे ऐतिहासिक सफलता जो मिली वो कर्नाटक में मिली। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि इसमें 5वां बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। पिछली बार भी बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई थी। ऑपरेशन लोटस यहीं से शुरू हुआ था। जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी, 3 बड़ी ताकतें हैं। क्षेत्रीय दलों का ठीक है जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। कांग्रेस के लिए सारी चीजें मुफीद दिखाई पड़ती हैं कर्नाटक में, यदि वो इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो। और ये एक बड़ी चूक हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आप चर्चा को लेकर आए, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि कोई बाइंडिंग फैक्टर है। आप गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं या अहमद पटेल साहब अब रहे नहीं उनकी बात कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं एक आदमी को, जिस आदमी ने विपक्षी एकता का एक पैरेलल प्रयास शुरू कर दिया और वो ट्रेंड कर रहा है। उसका नाम है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन पूरी तरह कांग्रेस के साथ कोई दिखाई देता है तो वो कपिल सिब्बल है। राहुल गांधी के मसले पर सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, राजनेता के तौर पर, राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी वो लगातार खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर सिर्फ वकालत करते दिखाई देते तो वो कोर्ट तक अपनी बातों को सीमित रखते। वो प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक इंसाफ मंच करके मंच बनाया है। इसमें केजरीवाल और ममता बनर्जी को वो पहले साथ में ले आए। ये वो 2 चीजें जिनका जिक्र अभी अशोक वानखेड़े जी कर रहे थे कि भाई अभी कई लोग हैं जो अवधेश जी ने भी कहा कि परहेज कर रहे हैं कांग्रेस से या कांग्रेस के नजदीक नहीं जा रहे हैं। ऐसे कौन से 2-3 चेहरे हैं? और उनकी अपनी राजनीतिक बाध्यताएं वो अंत तक बनी रहेगी। इनका प्रादुर्भाव ही कांग्रेस के खात्मे से हुआ है। ये कैसे, हम हर बार बात करते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने जाएंगे तो अपने शेयर को ही तो बांटना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के शेयर से पैदा हुए हैं ये सब। यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। एक सेकंड, कपिल सिब्बल की बात आप कर रहे हैं। कपिल सिब्बल चला जाएगा भाऊ। G23 था, उसका होम ग्राउंड किसके पास था? किसके घर से चलता था? जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज वो राहुल को ठीक कह रहे हैं। चर्चा विपक्षी एकता पे नहीं मानता। एक मिनट, हम नहीं विपक्षी एकता पे रहेंगे, देश की राजनीति। अवधेश भाई एक मिनट, विद परमिशन, क्योंकि आपने बात उठाई, भाऊ ने उठाई और प्रवीण भी उसे इशारा कर रहा है।
नीतीश कुमार जाके मिल रहे हैं केसीआर से, नीतीश कुमार मिल रहे हैं ममता से, नीतीश कुमार मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, नीतीश मिलेंगे नवीन पटनायक से, नीतीश मिलेंगे वाईएसआर से, जगनमोहन रेड्डी से। मेरा सवाल ये है कि क्या जो पार्टी का बिहार में वजूद नहीं है, उस बिहार का नेता जाके अगर तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश घूमता है तो मुलाकात करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। असली मुलाकात तो तब होती जब कांग्रेस के साथ जहां पर इन राज्यों में लड़ाइयां हो रही हैं उसका नेता जाके मिलता और वो कहता कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम बीजेपी के सामने अपना एक कैंडिडेट देंगे। जो पुराना फॉर्मूला था, आप ही के साथ चर्चा में निकल कर आया था, प्रशांत किशोर जब कांग्रेस में आ रहे थे, हम लोगों ने चर्चा भी की कि भाई 300 सीटें आइडेंटिफाई कर लो जहां पे आमने सामने की टक्कर हो। क्या उस पर एक राय हो सकती है? क्या कांग्रेस को ये पहल नहीं करनी चाहिए बजाय नीतीश कुमार? हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द इस्तेमाल होता उपत के, आगे रहकर, मतलब खुद ही आगे रहकर कोई बोल नहीं रहा है फिर भी उपत के जा रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति अभी वही है, जवाब भी आपने दिया है। जेडीयू का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया और उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ ये इन दलों में नहीं, जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी कम। अवधेश जी इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, वो बिहार की राजनीति का आकलन आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज का गिरना, सीटों का कम होना, ये नीतीश कुमार के लिए लगातार चुनाव, वो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। वो पिछली बार कह चुके आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, इस बार भी वो यही कहेंगे आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। तो वो तो उनके पास जो भी ऑप्शन होगा वो कर रहे हैं। उपतके से मतलब है, और कांग्रेस को कोई परहेज नहीं भैया, कोई भी आ जाए। केसीआर कल के दिन आ जाएंगे आगे रह के, जो परहेज करते हैं तो कांग्रेस स्वागत करेगी। कांग्रेस किसी को मंच पर आने से मना नहीं करेगी। तो चाहेंगे कांग्रेस वहां जाए, उल्टा है ना वो केसीआर चाह रहे हैं ना। कांग्रेस को नीतीश कुमार से परहेज नहीं है। नीतीश कुमार अगर आगे रहकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने आते तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। प्रेम कुमार जी, क्या ये संभव है कि कांग्रेस इनिशिएटिव ले बजाय नीतीश कुमार के? या तो अनाउंस कर दे नीतीश कुमार हमारे कन्वीनर है, नीतीश कुमार आज से इस गठबंधन के कन्वीनर है और ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, वो भी नहीं हुआ। देखिए, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल हमें लगता है कि एक समय में यही होगा कि कांग्रेस को ही इस मामले में लीडरशिप लेनी पड़ेगी, कम से कम बाइंडिंग फैक्टर के रूप में, सबको जोड़ने के रूप में। लेकिन अभी कर्नाटक का जो रिजल्ट है, बहुत सही कह रहे थे हमारे मित्र कि जो कर्नाटक का रिजल्ट है उसके बाद परिदृश्य बदलेगा। तो विपक्षी एकता में कांग्रेस को नीतीश कुमार जाके जेडीएस से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कर्नाटक चुनाव के पहले? बिल्कुल करना होगा। देखिए, कुछ मैंने जो लड्डू वाली बात कही ना, वो तो अब तो टिकट भी घोषित हो, मैंने जो लड्डू वाली बात कही उसमें थोड़ी सी और जोड़ देते हैं, बात स्पष्ट होगी कि इसके कुछ डूज भी हैं, कुछ डोंट्स भी हैं। लड्डू बनने के लिए, लड्डू बनने के डूज तो हमने बताए, डोंट्स भी होना चाहिए। जैसे कि आंच जो है बहुत गर्म ना हो, अंदरूनी जो है, आप मान लीजिए आप अडानी पर बोल रहे हैं, मान लीजिए सावरकर पर बोल रहे हैं, दूसरी तमाम चीजों पर अगर बोल रहे हैं तो कहीं आंच इतनी गर्म ना हो जाए कि चाशनी बने नहीं। तो इसलिए आंच भी संतुलित रखना जरूरी होगा, ये डोंट्स में आता है। कांग्रेस उस चीज को महसूस करते हुए सीख रही है, कर रही है और संयम बरत रही है। राहुल गांधी बोल रहे अडानी तो बोलूंगा मैं, वायनाड गए फिर अडानी। ये चैलेंज है, ये लड्डू बनाने के चैलेंज हैं रूल्स के रूप में। वो महाराष्ट्र तक था ना, वो इसलिए सावरकर कोई प्रासंगिक नहीं थे। राहुल गांधी आउट ऑफ ब्लू सावरकर का नाम ले रहे। महाराष्ट्र में घुसते से कोई सावरकर जयंती नहीं थी, सावरकर को लेके कोई डिस्कशन नहीं चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कह दिया। किसी कांग्रेस ने क्या ज्ञान दिया मुझे पता नहीं, आपने ये बवाल खड़ा कर दिया। बाद में बोला कि मैं सावरकर नहीं हूं। अरे सावरकर ने माफी मांगी होगी, उसके बाद मुकदमा हो गया। सावरकर के पोते ने मुकदमा कर दिया, कंप्लेंट किया मानहानि। वो मुकदमा स्टैंड नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट मैंने भी, बहुत एक टिकले करके पत्रकार है, उसने 22,000 डॉक्यूमेंट निकाले हैं और उन डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल मतलब टेस्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, लंदन जाके निकाले उसने। तो डॉक्यूमेंट सारे बता देते हैं कि वो कि राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला। लेकिन अब पुराना इतिहास आज के डेट में जबरदस्ती खंगालने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं था। महाराष्ट्र में बोलते, किसानों की आत्महत्या पे बोलते, इस सरकार के टूटने पे बोलते, लेकिन आउट ऑफ ब्लू बोले तो उनको बैठना पड़ेगा। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई ऐतिहासिक नहीं है, ये वर्तमान की चीज है जो इस देश का भविष्य बिगाड़ेगी, इसलिए वो बोलना जरूरी है। लेकिन एक बात जो आपने नंदिनी की कही, उसमें एक और तड़का लग गया। आप थोड़ा सा पूछ लीजिए आपके सोर्सेज से। पुष्पा ब्रांड की एक मिर्च है गुजरात की, वो 20,000 क्विंटल एशिया के सबसे बड़ी मंडी है कर्नाटक में मिर्च की, वहां बिक रही है। और उनकी जो कड्डी ब्रांड वेराइटी की जो मिर्च है वो घर पे बैठ गई है। तो वहां किसान बोल रहा है कि ये गुजरात की मिर्च भी हमें तकलीफ दे रही है। अब गुजरात की मिर्च, गुजरात का दूध, ये दोनों गुजराती, ये ऐसा कंबाइंड इंपैक्ट
बता, ये देखिए नरेशन है, नरेशन है, नरेशन है। कांग्रेस पार्टी कर रही होगी। नरेशन ये क्या करते हैं? हाँ ऐसे ही बिल्कुल अस्मिता की बात नरेशन करते हैं, हाँ, नरेंद्र मोदी अस्मिता, भी विक्टिम कार्ड गुजराती अस्मिता की बात विक्टिम करना। कार्ड अब ये भी खेलने लगे। अपने राहुल जी वो जाके बोल गए वहां पे कि देखिए मेरे भाई सामान बंद करके बैठे थे, ना घर है ना परिवार है, वो भी कहते हैं ना घर है ना परिवार है, अब विक्टिम कार्ड भी खेले जाएंगे। भाई जो विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार कोई बीजेपी के पास ही नहीं ना, कांग्रेस भी खेलेगी, सभी खेलेंगे, एक दूसरे को देख खेल में सब जायज है, सब खेल में सब जायज है। और अब आगे देखिए खेल क्या क्या होता है। उसके बाद तो ढोकला भी कहीं बैन नहीं हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में बीच में हो गया था कर्नाटक के इशू पे, राष्ट्रवादी ने आंदोलन किया था कि हम अब इडली सांभर नहीं खाएंगे, तो कई लोग डर गए, क्योंकि कई लोग पुणे में इडली सांभर बहुत खाते हैं, बोले यार हमने क्या किया भाई, अरे राजनीति के चक्कर में खाना पीना बंद कराइए भाई। वही खाना पीना बंद होने की बात हो रही है। तो चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब आपने इस्तेमाल किया ना। तो करना चाहिए देश के हित में। कश्मीर में अगर 370 हमको हटाना है, वहां के प्रशासन को अपने हाथ में लाना है, 370 लोगों को जोड़ना आप है, हटा तो सकते करेंगे। उसमें क्या समस्या नहीं है? जाते हुए भी 370 हटा सकते थे, आपको किसी ने रोका? नहीं नहीं, मुफ्ती के साथ नहीं, वहां के अब किसी ने नहीं हटा रोका। सकते थे, वो छोड़ नहीं, दीजिए, क्यों? मैं नहीं जाता हूँ। आज भी क्या हुआ वहां पे? मुफ्ती महबूबा Interesting मुफ्ती है। के साथ बीजेपी का जाना उस समय तात्कालिक दृष्टि से बिल्कुल गलत कदम लग रहा था, लेकिन जब बाद की परिणति हम देखते हैं साल 2 साल बाद की, तो लगता है कि फिर तो इसलिए साल 2 साल शिवसेना को भी दे दीजिए। हाँ, फिर तो साल उद्धव 2 साल ठाकरे भी बाकी ये तर्क सभी दे को- देंगे कि सभी को मुझे- दे दीजिए। मुझे नहीं, मुख्यमंत्री आप नहीं क्यों बनने ऐसा दे रहे कह थे, रहे हैं अमित कि शाह आज ने एकदम वादा गद्दार किया। है? कोई काम तो करके दिखाए ना उसके बाद। नहीं नहीं, अभी करके चांस तो दिखाए। दीजिए उनको। किनको तो ले सकते हैं, अगर मान लिया उद्धव मैंने ठाकरे बोला, बोलते अभी हैं समय- गलती हुई समय हमारी, दीजिए। तो आगा। आप बीजेपी अभी आपके हिसाब से श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हम भी अभी समय दे रहे हैं। हमको लगता है अभी 10 साल और लगेंगे सरकार को श्रीनगर को नॉर्मलिटी में लाने के लिए। हम जानते हैं इस बात को। आपको लगता है कि वो डोभाल साहब ने वहां बिरयानी खाई? मैं गया था श्रीनगर, मुझे रास्ते में बिरयानी खाने में खड़ा भी हो इतना गया, तो सरलीकरण नहीं, इतना सरलीकरण नहीं है। ये भी मैंने भी देखा है, मैं भी श्रीनगर गया कि एक जगह खड़ा हो आप विरोधी हैं इसलिए ऐसी बातें करते विरोधी हैं, ये यही तो कह रहे हैं मैंने क्या नितीश। कहा ये नहीं। कि आप इतना भी गोल्डन पिक्चर मत बताइए कि बिल्कुल गले नहीं। मैंने कोई पिक्चर नहीं बताई है, जम्मू कश्मीर में मैंने भारी बदलाव कोई हुआ। पिक्चर, अभी पिक्चर नोटबंदी पर के बात ही बाद नहीं भारी हुई बदलाव हुआ। है। नो GST का टॉक भारी ऑन बदलाव पिक्चर। ये अशोक अंग्रेजी। बानखेड़े का अपना, अशोक बानखेड़े जी का अपना विश्लेषण है। मैंने इतना ही कहा है कि कोई पार्टी अगर एक सत्ता में जाती है, वहां क्या करती है उसके बाद का भी देखिए। इसलिए कह रहा हूं, नहीं, अगर उसके उद्धव बाद क्या ठाकरे हुआ? लौट के आते हैं, उद्धव ठाकरे एक जाए, तो बाद में बीजेपी क्या करे, ये मायने रखता है ना। कि अगर स्टेटस को बीजेपी आगे भी रखती तो वो कदम बहुत ही गलत था, क्योंकि उसके खिलाफ आप लड़े थे। लेकिन बीजेपी ने उसके बाद जो संभाला है वो प्रशंसनीय है हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम 370 हटाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, लिखे हैं, लड़ाइयां लड़ी है। आप दोनों से डिबेट को पीछे ले जाता हूँ। प्रवीण भी बैठे हुए, प्रेम जी बैठे हुए। अवधेश जी की बातें आपने सुनी, मतलब बीजेपी जो कर रही है वो सब ठीक कर रही है, और भाव बोल रहे हैं साफ साफ कि हम देखिए, ये फिर आपका विश्लेषण है। क्यों? बीजेपी जो कर रही सब ठीक कर तो रही है। आपने काटा है उनकी बात क्या को। की? नहीं, अब ये शब्द व्याभिचार, भैया ऐसा है, जो भारत के comparison विपक्ष, किया। भारत के विपक्ष की और विपक्ष को सपोर्ट करने वाले के लिए की समस्या यही है कि बीजेपी जहां पकड़ी जा सकती है उस जगह ये लोग चोट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको समझते ही नहीं है। ऐसे ऐसी कहां चीजें पकड़ी जा लाते सकती है, हैं। बताइए? मैं हम क्यों बताने जाएंगे? ये झूठ आप है। तो बीजेपी अभी के हैं। कहेंगे, अब नहीं, ये आप तो कहेंगे, बीजेपी के हैं। मैं आप तो विपक्ष का भी नहीं हूँ। आप तो बताइए ना। मेरे को क्योंकि मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन लोटस कहेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अब जरा ऑपरेशन लोटस का खेल बीजेपी को खत्म कर देंगे। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। प्रेम कुमार। अवधेश जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें से एक मैं पकड़ता हूं कि महात्मा गांधी जी ने सावरकर की तारीफ में बहुत सारी बातें लिखी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस शख्स के खिलाफ में कोई बातें लिखी निकाल करके दिखा दी। ये बात भी है। महात्मा गांधी ने कभी किसी के खिलाफ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी थे, देश को एकजुट करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। तो इसलिए उनका काम, उनको अगर पता होता कि आजाद भारत में मेरी इस चिट्ठी का दुरुपयोग हो सकता है तो शायद उसमें डिस्क्लेमर जैसी कुछ बातें लिख सकते थे। उनको नहीं पता था, लेकिन उनको पता होता है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं गए भगत सिंह से मिलने, तो शायद महात्मा गांधी लिख के जाते कि भाई नहीं गए थे, ये दस्तावेज मैं भी सर्टिफाई करता हूं, लेकिन वो नहीं करे। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। अवधेश जी जो बोल रहे हैं वो ये पॉइंट है, मैं इंटरवीन करना चाह रहा था जी। एक आखिरी सवाल, क्या इस वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी की पॉपुलैरिटी पर जरा सा भी असर पड़ा है? क्या विपक्ष, 1 साल का वक्त है,
क्या उनको चुनौती दे सकता है? ईमानदारी से बताइएगा, 20 सेकंड में, वक्त मैं खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि पहले जब मेट्रो में मैं जाया करता था, हम दो साथी बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी की शिकायत में थोड़ी बात चली जाती थी, तीसरा आदमी इंटरवीन करता था, मोदी के खिलाफ आप कैसे बोल रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि दो आदमी जुड़ जाता है उनके साथ में बोलने के लिए, ये फर्क आया है। तब भी बीजेपी गुजरात में बम्पर जीत हासिल करती है। लेकिन आप गुजरात भी का fact नैरेटिव है। क्यों रखिए? आप हिमाचल और दिल्ली की बात क्यों नहीं नहीं, वो हो रहा है। सारा प्रॉब्लम तो यही है। यूपी में नॉर्थ जीते, ईस्ट में सीटें कम हुई, यूपी परसेंटेज जीते। कम होगी, इसकी बात नहीं होगी। 2 सीटों पे सरकार बनने की बात नहीं होगी। जहां हुई वहां मत देखिए, नहीं, जहां देखिए, नहीं गुजरात हुई का वहां फैक्टर देखिए। ये अलग है। गुजरात जहां तो नहीं आम हुई आदमी वहां पार्टी देखिए। का फैक्टर बहुत बड़ा बीजेपी फैक्टर है, गुजरात की और रीजनल पार्टी हो गई है। विपक्षी एकजुटता की जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली वो गुजरात में देखने को मिली। नहीं, हाँ। अगर वहां पर, और ये हमने पहले, मैंने और सुमित जी ने इसको चर्चा को सबसे पहले रखा था, लोगों को लगता था बड़ा अजीब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव साथ लड़ है। लें, और वहां के जितने राजनीतिक विश्लेषक थे गुजरात के, वो इस संभावना से इनकार नहीं करते थे कि यदि ऐसा हो जाता तो बिल्कुल नतीजा इतर होता जो भी। और जिस तरीके की कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी की तरफ से गुजरात में की गई थी, गुजरात आसान नहीं मान रही थी बीजेपी। ऐसा नहीं था कि ऐतिहासिक जीत मिलने वाली, इस बात का अंदाजा बीजेपी को था। उनको डर था कि यहां पर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर। मैं बस, वक्त की कमी है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ आने के लिए। खबरों के खिलाड़ी, असली खबरों के खिलाड़ी तो हम ही लोग हैं। असली खेल तो यही होता है। लेकिन बाकी गांधी लोग जी तो ने के सावरकर जी के जैसी प्रशंसा भी मैं- किसी की नहीं की है। इन्होंने कहा मैं कि इसकी सबकी- आलोचना मैं की है। सबकी- किसकी की है? क्या भगत सिंह के बारे में लिखा है ऐसा? मुझे बता दीजिए। फिर क्या आलोचना किसकी की? भाई नहीं, और दूसरी बात हो गई। नहीं, वही नहीं, तो नहीं, बोल- ये जो फैक्टर कर यही है इन्होंने कि इसको किसी की हल्का किया। आलोचना नहीं की। विनायक दामोदर दिल सावरकर पर के क्यों बारे में जो लेते हैं उन्होंने आप? लिखा है कि आप मैं दिल मेरे पर से क्यों ले पहले रहे हैं? विनायक दामोदर सावरकर ने भारत राष्ट्र की असलियत चलिए। समझी, अंग्रेजों की असलियत समझी है। you made ये your- किसी के बारे में नहीं लिखा है। टॉपिक यही है आपका। किसी के बारे में नहीं लिखा एक है। एपिसोड इसी में सावरकर पे ही रखो, अगला- डॉक्यूमेंटेशन के साथ बैठेंगे। आप सबको न्योता अभी से। अगले टॉपिक तय हो गया, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हो सकता है कि अगर ये 4 लोग इकट्ठे हुए तो सावरकर के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, किसके पास कितनी बातें हैं, कितने तर्क हैं। और कागज लेके आइएगा अपने अपने बिल्कुल, दिखाने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि जनता को पता रहे किसके पास कितनी चिट्ठियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के खिलाड़ी के बहुत अगले बहुत एपिसोड में धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।